साथियों नमस्कार। अब हम चर्चा करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा वर्ष 2023 के वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बजट रेखा की प्रवणता, जिसको ढाल भी कहते हैं, 4 विकल्प हमारे सामने हैं। तो बजट रेखा हम जानते हैं। बजट रेखा उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत पता होने पर वस्तुओं के उन सब संयोगों को बता सकती है जिन्हें कोई उपभोक्ता खरीद सकता है। चूंकि बजट रेखा की प्रवणता या ढाल ऋणात्मक होता है, तो इसको -P1/P2 लिखा जाता है। अब हम आगे देखते हैं, भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित कौन करता है। तो भारत में जो 1 रुपये से बड़े नोट होते हैं वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्गमित करती है। पर जो भारत में 1 रुपये का नोट है वो हमारा वित्त मंत्रालय जो है उसको जारी करता है या निर्गमित करता है। आगे देखें कौन सी लागत शून्य हो सकती है। तो हमने पढ़ा है कि जो परिवर्तनशील लागत होती है उत्पादन के साथ परिवर्तित होती रहती है। उत्पादन बंद कर देंगे तो शून्य हो जाएगी, उत्पादन बढ़ाएंगे तो बढ़ती चली जाती है। तो इसका ऑप्शन बी वाला परिवर्तनशील लागत ये सही हो जाएगा। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आप देखें, इसमें सामूहिक सामूहिक इनमें से कोई नहीं, तो व्यक्तिगत मात्राओं से बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अवसर लागत क्या है। तो अवसर लागत अपन ने पिछले वीडियो में भी चर्चा करी थी कि अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत है आपकी ये, और बाकी जो विकल्प है आपके वो गलत है इसमें। तो अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत अवसर लागत कहलाएगी। अगला है आपका गैर कर राजस्व। हमने इस पे किसी पे निशान नहीं लगाया, लेकिन इसमें क्योंकि मुझे कोई भी विकल्प सही नहीं लग रहा है। जैसे आयकर और निगम कर है, ये कर राजस्व है, दोनों में कर ही लगा हुआ है। लाभांश की चर्चा करें तो कंपनी जो लाभ कमाती है या कोई भी फर्म लाभ कमाती है वो 3 भागों में बट जाता है। एक होते हैं उसके निगम कर, यानी जो उसने लाभ कमाया है वो सरकार को जो उसको टैक्स देना है। दूसरा होता है लाभांश। लाभांश यानी उसके जो शेयर धारक है, होल्डर्स हैं, उन सभी को वो अपने लाभ का एक हिस्सा देती है, जिसे डिवेंचर कहा जाता है और इसे लाभांश भी कहा जाता है हिंदी में। और एक होता है अवितरित लाभ। तो ये लाभांश तो वो है जो कोई कंपनी फर्म अपने शेयर धारकों को देती है, तो ये तो हो नहीं सकता। और उधारी, उधारी एक कर राजस्व नहीं होगा क्योंकि इसको तो सरकार को वापस करना पड़ेगा, तो ये कोई कर तो हो नहीं सकता है। तो इसमें तो चारों ही विकल्प मुझे सही नहीं लग रहे हैं। अब अगला है कीन्स का सिद्धांत है। तो ये सब जानते हैं, इनमें से कोई नहीं है। प्रभावपूर्ण मांग जो है कीन्स के सिद्धांत से संबंधित है, और उन्होंने कहा था प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर ही जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति पे। तो M1 और M2 खाली स्थान मुद्रा कहलाती है। मैंने इसमें रेड कलर से फिल कर दिया खाली स्थान। तो M1 और M2 जो है ये सबसे ज़्यादा तरल होती हैं, यानी किसी भी समय आप इनको नगद रूप में खर्च कर सकते हैं। तो M1 में क्या आता है, जनता के पास जो नकदी होती है वो आ जाता है। बैंकों में जो आपकी मांग जमाएँ हैं जिनको आप कभी भी निकलवा सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और साथ ही जो हमारा आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स होती हैं उन सबको शामिल कर लिया जाता है। तो ये तरल सबसे रूप हो गया। और M2 में M1 पूरा आ जाता है, और डाक खानों में जो हमारी बचत जमाएँ हैं उनको शामिल किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा तरल रूप है, लेकिन ये संकुचित और संकीर्ण मुद्रा कहलाती है हमारी। तो इसमें आपको या तो संकुचित लिखना है या संकीर्ण लिखना है। ये मैंने आपको सब समझाने के लिए लिख दिया है यहाँ पर। अब जीएसटी की मानक दरें पूछा गया था, तो पहले तो 5 थी, लेकिन अभी इसमें संशोधन किया गया है। तो अब ये जो हैं 0, 5, 18 और 40 बची हैं। अब जो प्रश्न आएगा तो ये पूछेगा जीएसटी की नई मानक दरें कितनी हैं, या फिर ये प्रश्न ही नहीं आएगा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। उत्पादन के साधन 5 होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, है ना। और पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता, ये बार बार आ रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं होती हैं, तो ध्यान रखना है अपन को। फिर खालिस्तान कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है, तो बाजार कीमत यानी जो दिन में कई बार कीमतों में परिवर्तन होते हैं उस कीमत की बात की जा रही, तो वो बाजार कीमत होती है जो दिन में कई बार परिवर्तित हो सकती है। अब राष्ट्रीय आय की गणना की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय आय की गणना प्रति वर्ष होती है या एक वर्ष, कोई भी आप इसमें लिखेंगे तो सही हो जाएगा आपका। अब आते हैं हम सत्यासत्य पे। पूर्ण प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, बिल्कुल सत्य है। पूर्ण प्रतियोगिता वाला वीडियो देख लेना आप मेरा।
प्लेलिस्ट में जाके। और अगला जो प्रश्न है, पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में क्या होता है कि जो व्यक्ति काम करना चाहता है उन सभी को प्रचलित मजदूरी दर पे काम मिल जाता है, लेकिन जो लोग ऐच्छिक रूप से बेरोजगार रहना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पाए जाते हैं कि जो प्रचलित मजदूरी दर पे काम होते हुए भी काम नहीं करते हैं। तो अपन ये कहें कि पूर्ण रोजगार में जो है शून्य बेरोजगारी नहीं होती। तो शून्य बेरोजगारी का मतलब ये हो गया कि जो लोग ऐच्छिक बेरोजगार हैं वो तो रहते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा आपका। निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। निवेश के अंतर्गत आप मशीनरी हैं, प्लांट हैं, भवन हैं, ये सब चीज़ों में निवेश करेंगे अगर आप, या कच्चे माल में निवेश करेंगे आप, तो इसको भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहा जाएगा। इसके बाद अगला है विदेशी विनिमय दर को फोरेक्स दर भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, विदेशी विनिमय दर को फोरेक्स दर कहते हैं, ये सत्य है अपना। गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मांग के नियम के अगर आपने अपवाद पढ़े हैं तो उसमें अपन एक गिफिन वस्तुएं भी लिखते हैं। गिफिन वस्तुएं वे घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, जैसे मोटे अनाज हो गए। अब अगला है स्थिर लागत को हम पूरक लागत भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। और जो परिवर्तनशील लागत होती है उसको बोला जाता है प्रमुख लागत। तो ध्यान रखना आप, परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, हाँ हो सकती है। अगर उत्पादन बंद कर देंगे तो परिवर्तनशील लागत आपकी शून्य हो जाएगी, तो सत्य हो जाएगा ये। अब जोड़ी बनाने के लिए है तो मैंने तो यहाँ ऐसे बना दी है, लेकिन आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ए पोर्शन पूरा आप लिखना सही सही, और बाकी सामने बिल्कुल सही सही जोड़ी बना के आप लिखना है। तो अपन शुरू से देखते हैं। तो एपीसी, तो एपीसी को क्या बोलते हैं अपन? एबीसी को बोलते हैं अपन औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब औसत उपभोग प्रवृत्ति तो कहीं नहीं लिखी है, इसमें सूत्र लिखा हुआ है, तो मैंने इसको C/Y से मिला दिया है इसको। अब ये प्रवाह है आप अपना। तो स्टॉक और प्रवाह आपने पढ़ा होगा कि प्रवाह क्या होता है, एक निश्चित समय अवधि से संबंधित होता है, और स्टॉक समय की एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम से संबंध किया जाता है, निश्चित समय से दिखाया जाता है उसको। तो प्रवाह हो जाएगा आपका समय अवधि से। एमपीसी क्या होती है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे, तो मिला दिया हमने। निम्न स्तरीय वस्तुएं अभी मैंने बताया था। तो निम्न स्तरीय वस्तुएं जैसे मोटे अनाज, इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, घटिया किस्म की वस्तुएं कहलाती हैं। और अब आ गया अपना स्टॉक। तो स्टॉक को अपन निश्चित समय से मिला देंगे। और बजट रेखा की प्रवणता, तो बजट रेखा में ऊपर भी मिली थी। बजट रेखा या कीमत रेखा, इसकी प्रवणता जो है वो ऋणात्मक होती है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। अब क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरे साइड में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया जाता है। तो ये जो किसी से नहीं मिल रहा है तो आपको जबरदस्ती नहीं मिला देना है किसी से भी। 1 - MPC लिखा हुआ है तो 1 - MPC बराबर होता है MPS, यानी 1 - MPC मतलब एक ऋण सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा आपका? सीमांत बचत प्रवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि MPC और MPS का टोटल जो है वो एक होता है। तो यहाँ पे कहीं आपको सीमांत बचत प्रवृत्ति मिल नहीं रही है तो इसको कहीं से मिलाना नहीं है, इसको ऐसा ही छोड़ देना है, लिखना ही नहीं है अपन को। 6 पॉइंट के 6 ऑप्शन अपन को सही सही मिला देना है, बाकी उसको छोड़ देना है। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर में प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? तो प्रत्याशित निवेश वह निवेश है जिससे कोई उद्यमी है वो किसी विशेष उद्देश्य या लाभ की भावना से निश्चित समय में करने की योजना बनाता है। अब वाकई में वो कितना करता है वो यथार्थ निवेश हो जाएगा, लेकिन योजना जो बनाता है लाभ की भावना से या किसी विशेष उद्देश्य से, वो कहलाता है प्रत्याशित निवेश। त्रुटि और लोप, जब कोई गणना के दौरान कोई जानकारी ना होने पर या गलत गणना कर ली जाए और उसके कारण जो है गलत जानकारी दर्ज हो जाए। मान लो लिखना था 12 और लिख गया 22, जिसके कारण पूरी जानकारी गलत हो रही है। तो आपने क्या किया है? वो त्रुटि करी है गणना करने में, जानकारी ना होने पे या अन्य कारण से। तो जब कोई जानकारी गणना के दौरान लेखे में गणना के कारण गलत दर्ज हो जाती है तब कहते हैं इसे त्रुटि। और जब कोई जानकारी गणना के दौरान लेखे में गलती से छूट जाती है, यानी लिखी ही नहीं गई, तो वो क्या कहलाएगी? लोप। तो दोनों में ये अंतर होता है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसको MSP बोला जाता है, सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? किसानों के लिए किया जाता है। उनकी फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल बोने के पूर्व जो है निर्धारित कर दिए जाते हैं सरकार द्वारा। फिर मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था में हम इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं।
अपन को ये नहीं सोचना कि एक नंबर का है तो बिल्कुल हम एक शब्द में उत्तर दे दें। इस प्रश्न का भी आप न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, पूरा वाक्य बना के इसका उत्तर लिखा करें। अब राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां होती हैं। पहली है उत्पाद विधि या मूल्यवर्धित विधि, दूसरी विधि है आय विधि और तीसरी विधि है व्यय विधि। अगला प्रश्न है हमारा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यहाँ आप देखें कि उपभोग प्रवृत्ति लिखा हुआ है और सीमांत लिखा हुआ है, तो परिवर्तन शब्द अपना जरूर आना है। अब आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन की दर को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं और सूत्र क्या होता है? डेल्टा सी बटे डेल्टा बाई। अपने को ऊपर भी मिला था ये चीज। तो आय में परिवर्तन के कारण ही उपभोग में परिवर्तन होता है। अब सबकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वो अलग अलग हो सकती है और उसी के अनुरूप व्यक्ति अपनी आय का भाग खर्च करता है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए ताकि मैं वर्ष 2024 के लिए भी वीडियो